स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। रूस और यूक्रेन के बीच इस जंग में कई हथियारों की बात हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की, जिसे यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज को रोकने के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल किया और उसे इसमें सफलता भी मिली। पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को दिया गया ये घातक हथियार रूस की फौज के लिए काल साबित हो रहा है, क्योंकि इसके अचूक वार से अब तक रूस के सैकड़ों टैंक तबाह हो चुके हैं। यानी ये जेवलिन मिसाइल यूक्रेन के लिए रक्षा कवच साबित हो रही है। इस रिपोर्ट में समझिए। रूस यूक्रेन जंग को 50 दिनों से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन को परास्त करने की रूसी फौज की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। यहाँ तक कि इस जंग में उसकी सेना के कई बड़े अफसर तक मारे गए, मगर वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उम्मीद पुतिन ने अपनी पलटन से की थी। दिन गुजरते गए, जंग और भीषण होती गई। यूक्रेन के शहर दर शहर तबाह हो गए, मगर यूक्रेन की सेना ने हथियार नहीं डाले। उल्टा उसने रूस की फौज का पूरी ताकत से मुकाबला किया, जिसमें उसकी सबसे ज्यादा मददगार बनी पश्चिमी देशों से मिली जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल। इस जंग में यूक्रेन के लिए ये जेवलिन मिसाइल ब्रह्मास्त्र साबित हो रही है, जिसने रूस की फौज को कई शहरों में पीछे धकेलने में काफी मदद की। रूस यूक्रेन जंग में जेवलिन के अचूक वार को देखते हुए अमेरिका ने यूक्रेन को इस मिसाइल की एक बड़ी खेप रवाना की, जिसका एक वीडियो खुद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की तरफ से जारी किया गया। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को ये मदद तब दी जा रही है जब पुतिन यूक्रेन को हथियार मुहैया करवाने वाले देशों अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुका है। इस पूरी जंग में शुरू से ही जेवलिन मिसाइल की खूब चर्चा हो रही है। सवाल उठता है कि आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या है जो रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए ये काल साबित हो रही है। तो जवाब है कि कम वजन होने की वजह से इसे कंधे पर रखकर लॉन्च किया जा सकता है और ये मिसाइल टारगेट की पीछा कर उसका खात्मा कर सकती है। और इतना ही नहीं, इसका लॉन्चर डे नाइट विजन पर काम कर सकता है और यही खूबी इसे बेहद घातक बनाती है। जमीनी लड़ाई में टैंकों के खिलाफ ये बेहद कारगर मानी गई है। ये मैन पोर्टेबल है, यानी कंधे से भी फायर हो सकता है, गाड़ी से भी फायर हो सकता है या लॉन्चर से भी फायर हो सकता है। ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी एक बार इसको आपने टारगेट पर लॉक ऑन कर दिया, उसके बाद फायरर का कोई रोल नहीं है, अपने आप हीट सीकिंग है और ये अपने आप टारगेट को ढूंढ के जो ही टैंक के पास पहुंचता है ये ऊपर जाता है और ऊपर से अटैक करता है जहाँ के आर्मर कमज़ोर होता है। ये 600 से 800 मिलीमीटर की मोटाई के आर्मर को पेनिट्रेट कर सकता है, यानी 2 फुट से भी ज़्यादा थिकनेस के आर्मर को। और नेटो देशों से इसकी मांग लगातार की। रक्षा विशेषज्ञ भी इसे रूस यूक्रेन जंग में बेहद कारगर हथियार बता रहे हैं। जेवलिन मिसाइल वैसे तो एंटी टैंक है, जिसकी किल कैपेबिलिटी करीब 94% मानी गई है, यानी इतना एक्यूरेट है। ये टैंक के अलावा उस हवाई जहाज को भी जो कि लो फ्लाइंग है और जिसकी स्पीड स्लो है उसको भी बर्बाद कर सकता है। और दावे के अनुसार यूक्रेनियन फोर्सेस ने एक रशियन अटैक हेलीकॉप्टर को भी जेवलिन के इस्तेमाल से नीचे गिराया है। जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिका की ओर से 300 एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल यूक्रेन को भेजने की खबर आई थी, जिसके बाद जेवलिन का ही इस जंग में खूब बोलबाला रहा। बताया ये भी जा रहा है कि
कीव पर कब्जे के लिए निकले रूसी काफिले को जेवलिन मिसाइल ने भारी नुकसान पहुंचाया और यही वजह है कि जंग के 50 दिन गुजर जाने के बाद भी रूस कीव पर कब्जा नहीं कर पाया। अब तो जंग का दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है और यूक्रेन की सेना अपने शहरों को रूसी फौज से बचाने के लिए इसी जेवलिन मिसाइल को कवच की तरह इस्तेमाल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूक्रेन के नेटो में शामिल होने से रोकने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी, जो हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होती चली रही। इसके बाद भी अमेरिका और नेटो देश अपनी सेनाएं यूक्रेन भेजने को तैयार नहीं हैं। हालांकि कई देश के नेता यूक्रेन के समर्थन देने के लिए राजधानी कीव जरूर पहुंच चुके हैं, जिससे रूस को ये संदेश तो दिया जा सके कि यूक्रेन इस जंग में अकेला नहीं है। युद्ध शुरू होने के बाद से कई बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका समेत नेटो देशों को यूक्रेन से दूर रहने की खुली चेतावनी दी, लेकिन पुतिन की इस चेतावनी का कोई असर नेटो के देशों पर नहीं पड़ा और 15 मार्च को ही युद्ध के बीच पहली बार पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, जहां पर इन नेताओं ने राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और इन सभी ने अपने यूक्रेन दौरे पर एक सुर में रूस के हमले का खुलकर विरोध किया। साथ ही यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया, लेकिन इन देशों का मिला भरोसा भी रूस की फौज को पूरी तरीके से रोकने में नाकाफी साबित हुआ और अब तो जंग को 50 दिन से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है। Americans have rallied to support their Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. We made this decision in close consultation with our allies and our partners around the world, particularly in Europe, because a united response to Putin's aggression has been my overriding focus, to keep all NATO and all of the EU and our allies totally united. एक तरफ जहां पर यूक्रेन की सेना रूसी फौज को रोकने के लिए पूरी जी जान से लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति कूटनीति के जरिए भी रूस की घेराबंदी करने में लगातार जुटे हैं। अपनी इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने कई देशों की संसद को संबोधित किया और यूक्रेन के शहरों में रूसी फौज की बर्बरता की कहानी दुनिया को सुनाई और तो और उन्होंने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की भी मांग की, जिसका असर ये हुआ कि अमेरिका समेत कई देशों ने रूस को घुटनों पर लाने के लिए उस पर कड़े प्रतिबंधों का शिकंजा कसा ताकि रूस को कमजोर किया जा सके। तो अब ये जा जाके इस तरह की कोशिश, क्योंकि उनका एम जो है अमेरिका का और वेस्ट का, यूके कहिए, उनका एम जो है किस तरह से रशिया को बहुत वीक करने का है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। तो उसमें वो अपना अलग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये चक्कर है कि किस तरह से यूक्रेन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यूक्रेन ही इस वक्त लड़ रहा है। जैसे किसी ने कहा था कि वी विल फाइट टू द लास्ट यूक्रेनियन, तो वेस्टर्न कंट्रीज खुद तो लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन उसको बढ़वा रहे हैं और लड़वा रहे हैं। जिसके बाद तो यूक्रेन को समर्थन देने वाले नेताओं और वहां जाने वाले नेताओं की फहरिस्त लगातार बढ़ती चली गई, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का रहा, जो 9 अप्रैल को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे, जहां उन्होंने रूस की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए यूक्रेन को 120 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ नया एंटी शिप मिसाइल सिस्टम देने का भी ऐलान किया था। We in the UK stand in sympathy and in solidarity with you. नेटो देशों के इसी रवैये से पुतिन का पारा हाई है, मगर इस बात से बेपरवाह अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन के साथ मिलकर रूस को दुनिया से अलग थलग करने में जुटे हैं। हालांकि अमेरिका और नेटो देश पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वो इस जंग में सीधे शामिल नहीं होंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब जंग के लंबा खिंचने के आसार नजर आने लगे हैं। जानकार भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। एक्चुअली कि अगर पूरी नेटो फोर्स जिस तरह से वो डंप कर रहे हैं वहां पे, हर चीज और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, जिस तरह का मिलिट्री असिस्टेंस वो यूक्रेन को पहुंचा रहे हैं,
तो उससे नेचुरली है कि रशिया की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मिलने में और देर लगेगी। लेकिन ये तो बात सच है कि रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को, और जो आज की 21st सेंचुरी में जनरली एक्सेप्टेबल नहीं होता है इस तरह की चीजें। तो ये जो है उसका नुकसान तो इसमें हुआ है काफी, और भी हो सकता है। जंग के 50 दिन बाद भी ना तो रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन पीछे हटने को राजी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यूक्रेन अमेरिका और नेटो देशों से मिल रही आर्थिक और सैन्य मदद के भरोसे रूस को रोकने में पूरी तरीके से कामयाब हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस यूक्रेन की जंग का नतीजा कुछ भी हो, एक बात तो बिल्कुल तय है कि जंग से पैदा हुए हालातों में भारत की स्थिति बेहद मजबूत हुई है। हालांकि ये कोई एक दिन का नतीजा नहीं है, कवायद बहुत पहले से शुरू हो गई थी और इस जंग ने ये साबित कर दिया है कि भारत की हर कोशिश सफल साबित हुई है। भारत के साथ के लिए अमेरिका, यूक्रेन लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने हमले को लेकर रूस की कड़ी आलोचना भी की थी, फिर भी रूस चुप बैठा रहा। इससे ये तो साबित हो जाता है कि विश्व की मौजूदा व्यवस्था में भारत इतना सक्षम हो चुका है कि ये पश्चिमी देशों की और रूस और दोनों को एक साथ संभाल सकता है। जंग रूस और यूक्रेन में छिड़ी है। शीत युद्ध रूस और अमेरिका में है, लेकिन दुनिया में ताकत और रसूख भारत का बढ़ा है। हर देश की एक ही चाहत है कि भारत उसके पाले में रहे। क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन जंग के समय में भारत का वजन बढ़ने के सबूत क्या है, पहले इसे जान लीजिए। अमेरिका चाहता है कि यूएन में भारत रूस के खिलाफ उसके साथ हो जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल मीटिंग भी हो चुकी है। मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। यूक्रेन चाहता है कि रूस के खिलाफ जो मोर्चा उसने खोल रखा है उसकी अगुवाई भारत करे। भारत ने भी यूक्रेन पर हमले, बूचा में बर्बरता और नागरिकों पर घातक हथियारों से हमले की कड़ी आलोचना की है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र का मंच भी इस्तेमाल किया गया, फिर भी रूस ने भारत के खिलाफ मुंह नहीं खोला। ये सब बातें साबित करती हैं कि दुनिया में भारत का वजन पहले से बढ़ा है। ये लड़ाई खत्म होगी जैसे ही, तो सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि रूस अब उनके साथ नॉर्मल रिलेशन रखना बड़ा मुश्किल है काफ़ी सालों तक। और इस बीच में चीन के साथ भी उनके इसी तरह से संबंध चल रहे हैं, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ के। तो बड़ा चांसेस यही है कि एक तरह का कोल्ड वॉर 2.0 शुरू हो जाए। जब कोल्ड वॉर 1.0 जो था वो ख़त्म होने लगा, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उस वक्त में ये कोल्ड वॉर का जो परिप्रेक्ष्य था वो बंद हो गया, और इसीलिए नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी इतना रोल ओपनली नहीं रहा। हालांकि सारे डेवलपिंग कंट्रीज को भारत थ्रू आउट उनके इंटरेस्ट के बारे में देखता रहा है। भारत और रूस की दोस्ती उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी भारत की आजादी है, और आज भी कई मामलों में ये दोस्ती भारत के लिए बहुत जरूरी है। भारत को हथियारों की बड़ी खेप रूस से मिलती है। रूस से अच्छे संबंध चीन पर दबाव बनाने में काम आ सकते हैं। मध्य पूर्व में रूस से दोस्ती से भारत को मदद मिल सकती है। इससे भी बड़ी वजह यह है कि रूस ने हमेशा भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाई और आगे भी निभाता रहेगा। अब ये भी हो सकता है कि रूस यूक्रेन की जंग के बाद एक नई वैश्विक व्यवस्था का आगाज हो, जिसमें सोवियत संघ फिर से खड़ा दिखे। हमले के पीछे की पुतिन की मंशा भी कुछ ऐसी ही बताई जा रही है। जाहिर है, ऐसे में भारत की ताकत और रसूख का बढ़ना एक अच्छा संकेत है। यहीं पे भी कोई क्वेश्चन होती है, किसी भी तरह का डिस्कशन होता है, चाहे वो G8 में हो, G7 में हो, चाहे वो G20 में हो। भारत इस वक्त चेयर करेगा अगले साल G20 को, चाहे वो ब्रिक्स में हो, SCO में, कहीं किसी भी देश में ले लें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लें, किसी बड़े मुल्क या वेस्टर्न मुल्क के बारे में देखें, हर एक चाहता है कि भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे हों।
उसके कारण 2-3 हैं। एक तो ये कि भारत दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी पॉपुलेशन है और शायद पहले नंबर की हो जाए कुछ सालों में जाके, तो कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है। उसके चलते भारत का मार्केट बहुत बड़ा है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे दूसरी चीजें हो, टेक्नोलॉजी हो, हर चीज के लिए। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भारत दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और ये एक सबसे बड़ी बात है। भारत आज इतना सक्षम हो चुका है कि वो पश्चिमी देशों और रूस दोनों से तालमेल बनाकर रख सकता है। बाइडेन के साथ मुलाकात में इसका संकेत भी मिल चुका है। फिर भी चीन को लेकर भारत को सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चीन के लिए अपने हित से ज्यादा कोई दोस्ती मायने नहीं रखती। लेकिन रूस के साथ भारत की गहरी दोस्ती चीन पर अंकुश लगाने में काम जरूर आ सकती है, क्योंकि भारत तटस्थ होकर भी रूस के पाले में नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और आम सभा में रूस के खिलाफ प्रस्तावों के दौरान भारत अनुपस्थित रहा, रूस की आलोचना तक नहीं की। यही नहीं, रूस से किफायती दर पर क्रूड ऑयल खरीदने का करार भी कर लिया। आज हर किसी को भारत का साथ चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत अपने हितों को देखते हुए विदेश नीति को आगे बढ़ा रहा है। पहले जहां अमेरिका रूस के शीत युद्ध भारत की विदेश नीति तय करते थे, ऐसे में आज की भारत की मजबूत स्थिति कल की शक्तिशाली तस्वीर पेश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच खाद्य संकट के बीच एक अच्छी खबर हिंदुस्तान के लिए आई है, जिससे मिला है आपदा में अवसर। दरअसल अब दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा खरीदार देश मिस्र अब हिंदुस्तान से गेहूं खरीदेगा। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई के कारण मिस्र को गेहूं के आयात में बहुत सारी समस्याएं यानी कि मुश्किलात पैदा हो रही हैं, और अब तक रूस और यूक्रेन से ही गेहूं आयात करता रहा है, मगर अब उसे हिंदुस्तान के रूप में एक विकल्प मिल गया है। रूस यूक्रेन के बीच आज भले ही जंग जारी है, लेकिन दोनों देशों के गेहूं से दुनिया के आधे से ज्यादा देशों का पेट भरता है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के कारण विश्व के बाजारों में गेहूं की उपलब्धता में तेजी से गिरावट आई है, और रूस यूक्रेन युद्ध की इस आपदा में अवसर मिला है भारत को अपने गेहूं के निर्यात को बढ़ाने का, क्योंकि मिस्र जैसे गेहूं के सबसे बड़े खरीदार देश ने गेहूं खरीदने के लिए भारत को सप्लायर के तौर पर मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी देते हुए पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया, भारतीय किसान दुनिया का पेट भर रहे हैं। मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के तौर पर मंजूरी दे दी है। दुनिया सतत खाद्य आपूर्ति के भरोसेमंद वैकल्पिक स्रोत की खोज में है। ऐसे में मोदी सरकार आगे आई है। हमारे किसानों ने भंडारों को भर रखा है। हम दुनिया की सेवा करने के लिए तैयार हैं। मिस्र भारत से 10 लाख टन गेहूं का आयात करना चाहता है, और अप्रैल में उसे 2 लाख टन से ज्यादा गेहूं की जरूरत होगी। वहीं भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे वैश्विक संकट से पैदा हुई मांग के बीच इस साल कुल 1 करोड़ टन गेहूं के निर्यात का लक्ष्य तय किया है। आज रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से वीट सप्लाईज दुनिया में कम हुई है। ऐसे में हिंदुस्तान को अप्रूवल मिलना बहुत खुशी की बात है। हमारे लिए गुड न्यूज़ ये है, खुशी की बात ये है कि अब हमारा अन्नदाता अपनी मेहनत से दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के लोगों का पेट भरेगा। खबर ये भी है कि मिस्र की ओर से भारत के गेहूं को अपने यहां आयात की मंजूरी दिए जाने के बाद अब भारत ने दूसरे देशों से भी गेहूं निर्यात करने की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं। जाहिर है, रूस यूक्रेन युद्ध ने जहां दुनिया के सामने चुनौतियां और संकट पेश किया है, वहीं भारत के सामने अपना निर्यात बढ़ाने का अवसर भी खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।